नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का इतिहास, जो हमारा क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है। ठीक है, इसका आज हम लोग एक चैप्टर का एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग इस बुक को, जो भी एमसीक्यू है इस बुक का, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है वह है कि इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में हुआ है। तो इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई है या मानी जाती है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है भारत में 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, 6वीं शताब्दी से इस 6वीं शताब्दी में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। और देखिए, इसी 6वीं शताब्दी के आसपास में लोहे से बने हलों का उपयोग किया जाने लगा। यानी कि ये वाला जो काल है 6वीं शताब्दी, पूर्ण रूप से लोह युग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पर लोहे के बने हलों के उपयोग किए जाने से अत्यधिक मात्रा में कृषि का विकास होता है, जिससे राज्य में आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। और यहीं कहीं पे आसपास में दूसरी नगरीकरण की दूसरा जो हमारा नगरीकरण है उसकी स्थापना इसी 6वीं शताब्दी के आसपास होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि पहली जो नगरीकरण है वो हड़प्पा सभ्यता है, वो पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता है। तो पहला जो नगरीकरण या शहरीकरण हो गया हमारा हड़प्पा। दूसरा 6वीं शताब्दी के आसपास पनपने वाले जितने भी राज्य होंगे वो दूसरी नगरीय सभ्यता कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत है वो सारे क्या हैं, उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। यानी उत्खनन से जो भी चीज़ें बरामद होता है या प्राप्त होता है उसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किया गया 1830 में किया गया, माफ कीजिएगा 1830 ईस्वी में किया गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पॉन टर्नल एक थे, एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, फ्रैंक। ठीक है, उसके बाद नव प्रस्तर युग युग क्रांति पद का सर्वप्रथम व्यवहार किसने किया था। तो गार्डन चाइल्ड ने किया था। ये मैं अपने वीडियो में ये सारा नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल ये सारे मैं करा चुका हूँ, जा करके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में 9 नंबर क्वेश्चन में ये कि किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन शुरू हुआ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, आग का आविष्कार बोले तो पूरा पाषाण काल याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल भी हो सकता है, एक ही चीज़ है। पूरा मतलब होता है पूर्व। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल ऑप्शन में रहे तो सही हो जाएगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, आग की खोज हुई थी। मगर मनुष्य आग का व्यवहार करना पूरा पाषाण काल में नहीं जानते थे। वे नव पाषाण काल में आग का उपयोग करना चालू करते हैं। ठीक है, तो आग का आविष्कार या आग का खोज तो हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का उपयोग करना मनुष्य नव पाषाण काल में सीखते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और नवपाषाण काल में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो वो कृषि का खोज होता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार का चाक का खोज होता है, ठीक है, यानी कि पहिए का प्रचलन चालू होता है उसी टाइम पे। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पढ़िए और खुद ही आप जवाब दीजिए कि क्या होगा। किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन शुरू हुआ? तो आपको ये उत्तर आना चाहिए, मैं अभी बता चुका हूँ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। समझ में आ रहा है ना इतिहास? उसके बाद देखिए नियोलिथिक में लिथिक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए नियोलिथिक में लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी कि लिथिक मतलब होता है पत्थर, और पाषाण का मतलब भी होता है पत्थर। तो यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है लिथिक, तो लिथिक का मतलब पत्थर। और पत्थर के कई सारे और भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रस्तर हो गया, पत्थर हो गया, पाषाण हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तर, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नवपाषाण काल। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रस्तर। यहाँ तक क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आदि मानव ने आग की खोज कब की? आप ही बताइए कि आदि मानव ने आग की खोज कब की, बताइए। पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या अभिनतुल युग? बताइए कौन सा युग होगा? तो पूर्व पाषाण काल होगा। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कृषि की खोज कब हुई? बताइए कृषि की खोज कब होता है? नवपाषाण काल में, ठीक है। कुम्हार का चाक नवपाषाण काल में, वस्त्र बनाने की कला नवपाषाण काल, ठीक है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। यहाँ तक क्लियर? और तीसरा नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़ते आए हैं बच्चे से, होमो सैपियंस है, ठीक है। 14 नंबर में देखिए मनुष्य ने डैश की खोज के बाद एक जगह बसना चालू किया, तो वो हो जाएगा कृषि। कृषि के बाद मनुष्य का जीवन अस्थायी हो गया, ठीक है। एक जगह समूह के रूप में रहना चालू करते हैं, ठीक। अब आइए छोटे पत्थर के हथियार का मैंने अभ्युदय कब हुआ? मतलब छोटे हथियार का अभ्युदय कब हुआ? तो मध्यपाषाण काल। मतलब मनुष्य छोटे हथियार का प्रयोग कब करना चालू करते हैं? तो मध्यपाषाण काल में, ठीक है। मध्यपाषाण काल में हथियारों की जो क्वालिटी है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आदि मानव से सबसे पहले आदि मानव से सबसे पहले, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ भी कुछ मिस प्रिंटिंग था, ठीक है। अभी उदय होगा और यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है, खैर जाने दीजिए। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो हमारा आंसर होगा कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया है। इस बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा संभल के चलिएगा, संभल के पढ़िएगा बुक को। इसीलिए मैं आपको PYQ मतलब PYQ तो नहीं कहेंगे, MCQ क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार अपने बुक को बढ़िया से रीडिंग कर लीजिएगा, और मैं क्वेश्चन के माध्यम से बुक को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज से। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि धातु प्रस्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? धातु प्रस्तर युग में सबसे पहले धातु के साथ पत्थर को मिलाया जाता था। तो मैंने एक वीडियो बनाया है ताम्र पाषाण काल, आप जा करके उसको देख लीजिएगा, किस तरह से तांबा के साथ पत्थर को मिला के ताम्र पाषाण काल की वस्तुएं बनाई जाती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। वीडियो को हम लोग बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप जा करके वीडियो को देखिएगा ताम्र पाषाण काल।
मेरे यूट्यूब चैनल पे है। धातु प्रस्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो तांबा और पत्थर का व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर, मनुष्य ने हल का प्रयोग कब करना चालू किया? देखिए ऑप्शन नंबर डी, लोह युग में। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी के बाद वाले टाइम में लोह युग, लोहा का हल होता है और कृषि में भरपूर मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम लोग 19 नंबर पढ़ेंगे क्वेश्चन। नौ प्रस्तर युग के बाद कौन सा युग आता है? नौ प्रस्तर युग के बाद कौन सा युग आता है? तो नौ प्रस्तर युग के बाद ताम्र प्रस्तर युग आता है। ठीक है, नौ प्रस्तर युग के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसका 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण युग में क्या होता था कि मानव ने हड्डियों और पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, मनुष्य पूर्ण रूप से जंगली थे। ठीक है, वो जानवरों का मांस करके आखेट शिकार वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास की चर्चा की। कब की? तो 1960 में की, 1860 में की, माफ कीजिएगा, बार बार 19 आ जा रहा, 1860 में की। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई चल रहा था तो सबसे पहले जिस शहर का पता चला उत्खनन के दौरान वो था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक ना, और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी जी। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि इस बुक में हड़प्पा से संबंधित उतना जानकारी नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होना चाहिए, उसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, हड़प्पा वाला मैं क्लियर करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई भी सवाल आए आपसे छूटे ना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले ही जिक्र किया हूँ। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उत्खनन के द्वारा, जब उत्खनन चल रहा था तो सबसे पहले जो शहर प्रकाश में आया वो था हड़प्पा, इसीलिए इस शहर का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का अधिकतर विकास सिंधु एवं उनके सहायक नदियों के आसपास ही हुआ है। ठीक है, मतलब नदी घाटी के आसपास हुआ है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी कुछ शहर है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये जो शहर है इसके उत्खनन करता है और ये किस नदी के तट पर है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको करवा दूंगा, ये जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने देने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप ही बताइए हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है? ठीक है, तो देखिए लोह युग सभ्यता है? नहीं। ताम्र प्रस्तर युग? नहीं, क्योंकि लोह युग नहीं है, ताम्र प्रस्तर नहीं है। ग्रामीण सभ्यता है? नहीं। ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता है, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से शहरी एवं नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और मतलब प्रथम नगरीय सभ्यता ये है और दूसरा नगरीय सभ्यता 6ठी शताब्दी के आसपास पनपने वाला जो भी राज्य होगा वही होगा। ठीक है, हो गया ना? प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है लोथल क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लोथल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग जिस धातु की जानकारी नहीं थी वो क्या है, देखिए सिंधु सभ्यता जो थी पूर्ण रूप से कांसा युग का अंत होते होते, मतलब माफ कीजिएगा, तांबा युग के अंतिम चरण के बाद जब कांसा आया तब ये युग है। थोड़ा बहुत तांबा का भी प्रयोग होता था और कांसा का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांसा के बाद आएगा लोहा, यहाँ पे लोहा का कोई जिक्र नहीं है। लोहा हम लोग ठीक 6ठी शताब्दी जब आएगा तब लोहा का उपयोग होगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबा से परिचित थे, सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का कब आएगा, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं पे हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया हथियार बनाने के लिए, तो पत्थर, तो पाषाण का उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद कौन आता है पाषाण के बाद, पाषाण के बाद आता है तांबा। और तांबा याद रखिएगा मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तांबा का। ठीक है, तांबा के बाद आएगा कांसा। ठीक है, कांसा आता है, कांसा के बाद आता है लोहा। ठीक है, लोहा, तो याद रखिए पाषाण काल पत्थर के हथियार बनाए जाते थे पाषाण काल में। तांबा, तांबा जब मनुष्य ने सबसे पहले जिस जिस धातु का प्रयोग किया वो था तांबा, और पत्थर और तांबा को मिला देने से बन जाएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद देखिए उसका तांबा के बाद आता है कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा युगीन थी, तो कांसा, कांस युगीन। ठीक है, कांसा का भरपूर उपयोग हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे कांसा की नर्तकी प्राप्त हुआ है, कांसा से बने वस्तुओं का उत्खनन के दौरान प्रचुर मात्रा में वस्तुएं प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लोह युग। ठीक है, लोहा युग 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद का समय है। ठीक है, तो सबसे पहले पाषाण का उपयोग करते हैं मनुष्य, उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है कांसा, उसके बाद आता है लोहा। तो सिंधु घाटी खास युगीन थी। तो बताइए किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी में नहीं होता था, तो लोहा का उपयोग नहीं होगा क्योंकि लोहा तो 6ठी शताब्दी में मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है, बताइए मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो हो जाएगा हमारा आंसर लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। कैसे आएगा, क्योंकि 6ठी शताब्दी में आ रहा है लोहा। उसके बाद देखिए आदि मानव ने आग की खोज कब की, चलिए इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। आदि मानव ने आग की खोज पूर्व पाषाण काल में की, लेकिन उपयोग करना कब चालू किया, नव पाषाण काल में। यहाँ तक क्लियर है। जो चीज पढ़िए अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, सिर्फ टिक लगा लेने से नहीं होता है। टिक लगाने का रहेगा तो 10 मिनट में टिक लगा के आपको वीडियो में दे देंगे। चलिए 26 नंबर में देखिए, हड़प्पा सभ्यता में समुद्रिक बंदरगाह की खोज कहाँ से हुई है, तो देखिए सिंधु घाटी में। मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि सिंधु घाटी में लोथल एक जगह है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में एक बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आया ना। तो लोथल क्या है, एक बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी लोथल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नवपाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा किस चीज का उपयोग हुआ था, तो कृषि का आविष्कार हुआ था यहाँ पे। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था सिंधु घाटी का खुदाई का काम। और भी बहुत सारे लोग आए। ठीक है, भारत के प्रथम सभ्यता है,
भारत की प्रथम सभ्यता, भारत की प्रथम सभ्यता है हड़प्पा, यानी कि प्रथम नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी कौन सा, तो देखिए ताम्र पाषाण काल के अंतिम चरण के बाद आता है कांस्य युग, और हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि तब हमारा आंसर हो जाएगा ताम्र प्रस्तर कालीन सभ्यता, मतलब ताम्र पाषाण काल का अंतिम चरण ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहलाता है, वहीं पे उसके बाद कांस्य युग आ जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताम्र प्रस्तर कालीन सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 नंबर, 31 नंबर में सिंधु सभ्यता के किस नगर को मुर्दों का टीला कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिएगा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32 का। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसके बाद देखिए मेघदूत के रचयिता कौन है, मेघदूत, मेघदूत का आंसर हो जाएगा हमारा कालिदास मेघदूत के रचयिता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का क्या होगा, तो मुद्रा राक्षस ने मुद्रा राक्षस डैश के द्वारा लिखा है, तो विशाख दत्त। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे विशाख दत्त वाला, तो देखिए राक्षस, यहाँ पे क्या है राक्षस, तो राक्षस दिखने में कैसा होता है, विशाल होता है। ठीक है, ठीक है, विशाल से याद रखना विशाख। ठीक है, मुद्रा राक्षस, राक्षस कैसा होता है दिखने में, विशाल, तो विशाल से हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 36 में कहा है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो कौटिल्य, कौटिल्य है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, कौटिल्य हमारा आंसर सही हो जाएगा अर्थशास्त्र वाला। उसके बाद देखिए इंडिका, इंडिका डैश के द्वारा लिखा गया था, इंडिका किसके द्वारा लिखा, मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए वेदों की संख्या होती है, आप लोग सब जानते हैं वेद कितना होता है, 4, वेद कितना होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 38 का। उसके बाद देखिए 39, हाँ 39 नंबर में देखिए इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता है हमारे हेरोडोटस जी। मगर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे। हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा, 40 नहीं हुआ है। अच्छा, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, राजतरंगिणी। उसके बाद देखिए उसके बाद एक 41 है। अच्छा, गोडवाह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाकपति राज के द्वारा, गोडवाह किसके द्वारा, वाकपति राज के द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि ने लिखा, क्या लिखा बताइए, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, रामायण लिखा। अच्छा, इंडो पर्शियन परंपरा के प्रथम प्रथम इतिहासकार कौन है, तो मोहम्मद बिन मंसूर है। यहाँ तक क्लियर, ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद बिन मंसूर। माफ कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अच्छा सल्तनत काल के इतिहासकार थे कौन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है। ठीक है, इसमें होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से सल्तनत काल के इतिहासकार नहीं है, तो देखिए अमीर खुसरो जी भी है सल्तनत काल के इतिहासकार,
जियाउद्दीन बर्नी का भी संबंध सल्तनत काल से है, और अफीफ सर का भी जिक्र सल्तनत काल से है, लेकिन संध्याकर नंदी का संबंध सल्तनत काल से नहीं है, पाल वंश के समय का, पाल वंश के समय में संध्याकर नंदी जी का संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सल्तनत काल के इतिहासकार इनमें से कौन नहीं है होना चाहिए, और जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक ना, यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए अमीर खुसरो जी भी है, अफीफ भी है, जियाउद्दीन बर्नी भी है, ठीक है, तीनों है। संध्याकर नंदी जी नहीं है, ये पाल वंश के इतिहासकार हैं, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आप वैसे भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, सल्तनत काल के इतिहासकार में कौन कौन आ जाएंगे, अमीर खुसरो जी आ जाएंगे, जियाउद्दीन बर्नी और अफीफ तीनों है। ठीक है, ये नहीं है, संध्याकर नंदी पाल वंश के इतिहासकार हैं, ये नहीं होगा सल्तनत काल में। ठीक है, या क्वेश्चन होना चाहिए था सल्तनत काल के इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, तुजुक ए बाबरी, हाँ से, यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना गलती है, देखिए देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कितना, तुजुक ए बाबरी से हमें जानकारी प्राप्त होता है या जानकारी देती है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुजू के बाबरी हमें जानकारी देती है, ये सही है, तुजू के बाबरी हमें जानकारी देती है। ठीक है, तो किस चीज़ की जानकारी देती है, तो जानकारी देता है कि मध्य एशिया में बाबर के पूर्वजों के उत्थान एवं पतन, उनके पूर्वजों ने कितने उत्थान किए, मतलब कितने साम्राज्य पर अपना अधिकार किए और किस प्रकार से उनका पतन हुआ, इन सब के बारे में जो जिक्र है तुजू के बाबरी, बाबर की आत्मकथा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 45 का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिए महाकाव्य हमारे रामायण और महाभारत है। महाभारत का अनुवादिक अनुवाद हुआ है, उसका नाम पड़ गया है रजमनमा, रजमनमा। ठीक है, जो बदायूनी ने इसका परिवर्तन किया था। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो महाकाव्य हमारा कौन सा हो जाएगा, रामायण और महाभारत। ठीक है, उसका देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होता है, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद तुजू के बाबरी डैश में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है तुजू के बाबरी। ठीक है, बाबर की आत्मकथा। उसके बाद देखिए अकबरनामा, अकबरनामा डैश के द्वारा लिखा गया है, तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल जी। ठीक है, तो अबुल फजल डैश के दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, तबाक, तबाक ए नासिर ग्रंथ के रचनाकार मिनहाज उल सिराज है। ठीक है, मिनहाज उल सिराज। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि ताज उल मासिर ग्रंथ के लेखक है, तो हसन निजामी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का। ठीक है, उसके बाद देखिए मोहम्मद काजिम डैश के दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद काजिम औरंगजेब के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों यही तक आज हम लोग रखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, या मैं आपको समझा सका हूँगा। ठीक है ना, या समझाने का प्रयास किया हूँ, आपको कितना समझ में आया है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर अगर आपको
फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। 8 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।